अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज अनम रबानी एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज फॉर ग्रेड 5। बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5 अबाउट आवर कंट्री। हमने काफी चैप्टर कवर कर लिया था और आज हम पढ़ेंगे अबाउट आवर आर्म्ड फोर्सेस एंड सोशल सर्विसेज। तो चलिए शुरू करते हैं। द आर्म्ड फोर्सेस। Pakistan's army, navy and air force have always played an important role in the country's history. अब हमारी जो आर्मी है, हमारी नेवी और इसके अलावा हमारी एयर फोर्स ने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है हमारी तारीख में, हमारी हिस्ट्री में। अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में पढ़ना शुरू करो तो आपको अंदाज़ा होगा कि ऐसे कई मौके आए, ऐसे कई इंसिडेंट्स आए जब हमारी नेवी ने, हमारी एयर फोर्स ने और हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है हमारे कल्चर का, ट्रेडिशंस का और हमारी हिस्ट्री का। Our armed forces are modern, well equipped and quite capable of defending our country. हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, they are modern, यानी कि वो मॉडर्न है, उनके पास नई नई टेक्निक्स हैं। अगर कोई भी नई टेक्निक आती है, कोई नया मिसाइल आता है या कोई नई गन आती है, तो ये हमारी आर्म फोर्सेस को पता है कि उन्होंने खुद को भी मॉडर्न करना है, वक्त के साथ साथ खुद को वेल इक्विप्ड रखना है। इक्विपमेंट हम कहते हैं किसी चीज को, किसी चीज के इक्विपमेंट्स को, यानी कि अगर आप किसी एक काम में माहिर हो तो उसकी जितनी भी चीजें होंगी जो आप यूज करते होगे उनको आप कहोगे इक्विपमेंट्स। तो वेल इक्विप्ड होने का मतलब है कि हमारे पास जितने भी इक्विपमेंट्स हैं खुद को डिफेंड करने के लिए वो काफी तादाद में मौजूद हैं और वो मॉडर्न भी हैं, यानी कि वो पुराने नहीं हैं, वो नई टेक्निक के मुताबिक हैं। एंड क्वाइट केपेबल ऑफ डिफेंडिंग आवर कंट्री, और हमारी आर्म फोर्सेस बहुत केपेबल हैं, यानी कि दे आर एबल ऑफ डिफेंडिंग आवर कंट्री। उनकी बहुत सी एबिलिटीज हैं, वो माहिर हैं हमारी कंट्री को डिफेंड करने में। तो हमने बात की कि हमारी आर्म फोर्सेस मॉडर्न हैं, यानी कि वो नई टेक्निक्स का इस्तेमाल करती हैं, वो वेल इक्विप्ड हैं, यानी कि हमारे इक्विपमेंट्स भी बहुत अच्छे हैं, और इसके अलावा क्वाइट केपेबल, यानी कि दे आर केपेबल ऑफ डिफेंडिंग आवर कंट्री। वो इस काबिल हैं कि वो हमारे मुल्क का दिफा कर सकती हैं। They also do a lot of work during peace time or any natural calamity. अब वो सिर्फ हमारे मुल्क का दिफा ही नहीं करती, वो हमारे मुल्क में भी अगर कोई मुश्किल आती है, कोई मुसीबत आती है तो उसमें भी अपना किरदार अदा करती हैं। They also do a lot of work during peace time, यानी कि अगर जंग नहीं छिड़ी हुई, पीस टाइम चल रहा है, अमन का वक्त चल रहा है, तो उस दौरान भी वो अपना रोल प्ले करती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी आर्म फोर्सेस सिर्फ उस वक्त एक्टिव होती हैं जब कोई जंग का माहौल बन रहा हो या कोई मुसीबत आ जाए हमारे बॉर्डर्स पर, बल्कि अगर अमन भी चल रहा है तो भी हमारी आर्म फोर्सेस को पता है कि उन्होंने अपना क्या किरदार अदा करना है। और एनी नेचुरल कैलेमिटी हम कहते हैं अगर कोई कुदरती आफत आ जाती है, जैसे अगर सैलाब आ जाता है या जलजला आ जाता है, तो इनको हम कहेंगे नेचुरल कैलेमिटी, जो कि अल्लाह की तरफ से आती हैं। तो हमारी आर्म फोर्सेस सिर्फ हमारे बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट नहीं करती, बल्कि वो नेचुरल कैलेमिटीज में भी अपना काम करती रहती हैं। अगर किसी जगह कोई मुसीबत आ जाती है तो हमारे फौजी वहाँ पे मदद करने के लिए पहुँच जाते हैं। आपने अक्सर न्यूज़ में भी देखा होगा कि अगर किसी जगह ऐसी कोई मुसीबत आ जाती है, किसी जगह जलजला आ जाता है या सैलाब आ जाता है, तो उसमें सिर्फ लोकल लोग ही एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं, सिर्फ हमारी गवर्नमेंट ही अपना रोल अदा नहीं करती, बल्कि हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं वो भी बराबर काम कर रही होती हैं। आपने देखा होगा कि कई बार हेलीकॉप्टर्स की मदद के थ्रू वो लोगों को बचा रहे होते हैं, वो लोगों को राशन देते हैं। तो मतलब हमारी आर्म फोर्सेस सिर्फ हमारे बॉर्डर्स मौजूद नहीं है, बल्कि वो और भी बहुत से कामों में अपना किरदार अदा करती हैं। As part of UN peacekeeping missions, Pakistani troops have been serving in countries where conflicts or wars break out.
अब यूएन के बारे में मैंने आपको बताया था, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड वाइड काम करती है, जगह जगह पे अमन बरकरार रखने में अपना किरदार अदा करती है। अगर दो मुल्कों के दरमियान कहीं जंग छिड़ जाती है तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन कोशिश करती है कि उस जंग को रोके और मसले के हल की तरफ लेकर आए। सो एज पार्ट ऑफ यूएन पीस कीपिंग मिशंस, अब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के ऐसे बहुत से मिशंस हैं मुख्तलिफ मुल्कों में जिनके थ्रू वो अमन लाने की कोशिश करते हैं। अब इसके लिए उन्हें ज़रूरत होती है मुख्तलिफ लोगों की, मुख्तलिफ फौजों की। तो हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं उनके भी बहुत से मेंबर्स, हमारे बहुत से फौजी इन मिशंस का हिस्सा होते हैं। वो मुख्तलिफ मुल्कों में जाते हैं जहाँ पे हालात ठीक नहीं है या जहाँ पे जंगें चल रही हैं, और वहाँ पे जाकर हालात ठीक करने की कोशिश करते हैं, सिचुएशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और लोगों की मदद करते हैं। अगर किसी जगह जंग छिड़ी हुई है तो ऑब्वियसली वहाँ के लोग मुश्किल में होते हैं। जो लोकल लोग होते हैं उन्हें खाने पीने की चीज़ें नहीं मिलती, पहनने ओढ़ने में मसला होता है, मूवमेंट्स में मसला होता है। तो ऐसे में जो यूएन पीस कीपिंग मिशंस के लोग होते हैं, जो कि नॉर्मली डिफरेंट आर्म फोर्सेस के लोग होते हैं और उसमें हमारी आर्म फोर्सेस के लोग भी आते हैं, तो ये लोग वहां जाके उन लोगों की मदद करते हैं। So as part of UN peacekeeping missions, Pakistani troops have been serving in countries where conflicts or wars break out. तो हमारी फौज के जो लोग हैं, जो पाकिस्तानी ट्रूप्स हैं, they have been serving, उन्होंने भी इन चीज़ों में सर्व किया है और आज भी कर रहे हैं उन ममालिक में जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स यानी कि लड़ाई झगड़े और वॉर्स या जंगें चल रही हों। जैसे आप इराक, ईरान, अफगानिस्तान, जहाँ जहाँ भी हालात ख़राब हैं, सूडान, इन जगहों पे हमारे फौजी भी जाते हैं यूएन पीस कीपिंग मिशंस के थ्रू और वहाँ जाके हालात को कंट्रोल करने की, बेहतर करने की कोशिश करते हैं, वहाँ के लोगों की मदद करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है सोशल सर्विसेज का। द फेडरल गवर्नमेंट एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग स्टेट हॉस्पिटल्स, schools and colleges and welfare organizations to help children, orphans and the handicapped. अब इस पूरे सेंटेंस का क्या मतलब है, लेट्स डिस्कस। हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है यानी कि हमारी जो वफाकी हुकूमत है एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और हमारी जो सूबाई हुकूमतें हैं आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग, वो इस चीज़ की जिम्मेदार हैं कि जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि गवर्नमेंट्स ने चलाने हैं वो उनको ठीक तरीके से चलाएं, उनको ठीक तरीके से फंड्स मुहैया करें और वो किस तरह वर्क कर रहे हैं इस चीज़ पर भी अपना फोकस रखें ताकि करप्शन ना हो, प्रॉब्लम्स ना आए। सो द फेडरल गवर्नमेंट एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल, यानी कि वो इस चीज़ के जिम्मेदार हैं फॉर रनिंग स्टेट हॉस्पिटल्स, कि वो स्टेट हॉस्पिटल्स को ठीक से चलाएं, स्कूल्स को, कॉलेजेस को ठीक से चलाएं, एंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस, वेलफेयर हम कहते हैं कि अगर लोगों की भलाई के लिए जो काम किए जाते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस लोगों की भलाई के लिए काम करती हैं, सोशल वर्क करती हैं। सो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस टू हेल्प चिल्ड्रन, ऑर्फन्स एंड द हैंडीकैप्ड। नॉर्मली वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस उन लोगों की मदद करती हैं जो या तो बहुत गरीब होते हैं तो उन्हें फाइनेंशियल एड दी जाती है, उन्हें मंथली थोड़े बहुत पैसे दिए जाते हैं ताकि वो अपना राशन खरीद सकें, या फिर वो बच्चे जो गुम जाते हैं या जिनके वालिदैन नहीं होते या जिनके कुछ और प्रॉब्लम्स होते हैं उन्हें ये वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हेल्प करती हैं। ऑर्फन्स जिनके वालिदैन मर चुके होते हैं वो, एंड द हैंडीकैप या जो लोग माजूर होते हैं उनके लिए भी हमारी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं, क्योंकि उनका काम ही ये होता है कि उन्होंने सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। तो इनकी सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करने के भी डिफरेंट तरीके होते हैं। कुछ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस आपको फाइनेंशियल एड देती हैं, यानी आपको मंथली थोड़े बहुत पैसे दे दिए जाते हैं ताकि आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद लें। कुछ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस आपको मुफ्त में पढ़ाती हैं या आपको कोई स्किल सिखा देती हैं जिसको इस्तेमाल करते हुए आप खुद से थोड़ी बहुत कमाई कर सकें या अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। कुछ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी भी हैं जो आपको प्रॉपर रहने की जगह देती हैं, आपको स्किल्स सिखाए जाते हैं, आपको पढ़ाया भी जाता है ताकि आप एक बेहतर सिटीजन बन सकें और कुछ अरसे बाद अपनी एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें, खुद को सपोर्ट कर सकें। और इसी तरह डिफरेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं
جو کہ ان لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرتی ہیں جن کے لیے کوئی اور کام نہیں کرتا یا جن کے لیے بہت مشکلات ہوتی ہیں. There are many private institutions too in the country that provide social services. اب یہ صرف گورنمنٹ کی ذمہ داری ہی نہیں ہے کہ انہوں نے سوشل سروسز پرووائڈ کرنی ہے. اس کے علاوہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز بھی بہت سے ہیں. پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ انہیں گورنمنٹ سپورٹ نہیں کر رہی ہوتی بلکہ وہ اپنی مدد کے تحت کام کر رہے ہوتے ہیں. So, there are many private institutions. ہمارے ملک میں بہت سی ایسی پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز بھی ہیں, پرائیویٹ ویلفیئر آرگنائزیشنز بھی ہیں جو کہ لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کر رہی ہیں, لوگوں کی مدد کے لیے کام کر رہی ہیں. ان کی مدد اس طرح ہوتی ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں ایک کنسیپٹ ہے کہ آپ نے صدقہ خیرات کرنا ہے, تو ان آرگنائزیشنز کو لوگ پیسے دیتے ہیں کیونکہ وہ بہت سے لوگوں کی آگے سے مدد کر رہی ہوتی ہیں. تو بہتر طریقہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم ایک اسپیسیفک آرگنائزیشن کو یا انسٹیٹیوشن کو پیسے دے دیں تاکہ پھر بہتر جگہ پہ پیسے لگ سکیں. صدقے کے, خیرات کے, زکوٰۃ کے, یہ مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں. So, in the country that provides social services, تو یہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز اور آرگنائزیشنز بھی سوشل سروسز پرووائڈ کرتی ہیں. سوشل سروسز یعنی کہ سوسائٹی کے لیے جو سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں, ہماری پرائیویٹ فرمز بھی یہ کام کرتی ہیں. اب صرف پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز یا ویلفیئر آرگنائزیشنز یہ کام نہیں کرتی, اس کے علاوہ ہماری جو ڈفرینٹ فرمز ہیں جیسے نیسلے ہو گئی یا جتنی بھی بڑی بڑی فرمز ہیں جو کہ بہت ویل ڈیولپڈ ہیں, وہ بھی چھوٹے لیول پر یہ کام کرتی رہتی ہیں. وہ بھی کچھ لوگوں کو یہ ذمہ داری دے دیتی ہیں کہ آپ نے سوسائٹی میں بھی ویلفیئر کے تھوڑے بہت پروجیکٹس چلانے ہیں. ریسنٹلی برٹش کاؤنسل کے تھرو ایک یہ بھی ٹرینڈ شروع ہوا تھا کہ آپ نے کالج اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس پہ بھی یہ ذمہ داری ڈالنی ہے کہ وہ اپنی ڈگری کمپلیٹ کرنے سے پہلے کوئی چھوٹا موٹا ایسا پروجیکٹ کریں جس میں سوسائٹی کا بھلا ہو. تو اس طرح بھی ڈفرینٹ آرگنائزیشنز اور انسٹیٹیوشنز ہماری کنٹری میں کام کرتے ہیں. ہماری گورنمنٹ اس طرح لوگوں کی مدد کرتی ہے. تو یہاں پہ ہمارا یہ لیکچر ختم ہوتا ہے. اگلے لیکچر میں ہم کریں گے نیکسٹ ٹاپکس کے بارے میں بات. اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.